नमस्कार, 3 बजे 3 बड़े खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज बात करेंगे। एक तरफ यूक्रेन में रूस का बारूदी कहर, तो दूसरी तरफ एक आईफोन ने पूरा परिवार उजाड़ दिया। और अब लगातार बारिश के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। यूक्रेन में जेलेंस्की के होम टाउन पर रूस ने भीषण प्रहार किया है। धमाकों ने शहर को दहला दिया, तो हमले में 20 लोगों की मौत की खबर है। वहीं महाराष्ट्र में आईफोन की जिद ने पूरा परिवार खत्म कर दिया। बेटे ने पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, तो वहीं बेटे को बचाने पहुंचे माता पिता ने भी पहाड़ से छलांग लगा दी। एक फोन की ईएमआई ने जिंदगी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और यूपी में आसमान से बरसते पानी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो कानून व्यवस्था, बाढ़, बिजली और विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ मंथन होगा। इन 3 बड़ी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं। परमाणु मोर्चे पर ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर। एनपीटी से बाहर निकलने की तैयारी में ईरानी संसद ने संसद में एनपीटी छोड़ने का प्रस्ताव लाने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी दबाव के बीच ईरान का बड़ा पलटवार, परमाणु नीति और रक्षा सिद्धांत बदलने की भी तैयारी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईरानी सांसद ने संसद छोड़ने की बात कही है। अमेरिकी दबाव के बीच ईरान का ये बड़ा पलटवार और एनपीटी से निकलने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी दबाव के बीच ईरान का बड़ा पलटवार, परमाणु नीति और रक्षा सिद्धांत बदलने की भी तैयारी की जा रही है। तो देखिए, परमाणु मोर्चे पर ट्रंप को यह बड़ा झटका लगा है। और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की के होम टाउन पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक देखने को मिला है। जेलेंस्की के होम टाउन पर यह अटैक, क्रीवी रिही में शॉपिंग सेंटर बना निशाना। तो रूसी हमले में 20 लोगों की मौत की खबर और 120 लोग घायल हुए हैं। पहले ड्रोन अटैक से मची भारी तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फिर से हमला हुआ। बचाव कर्मियों को निशाना बनाने का भी आरोप है। मलबे में जिंदगी तलाशते रहे रेस्क्यू कर्मी। आसमान से लगातार बरसती रही ड्रोन की मौत। तो जेलेंस्की ने हमले को आतंकवादी कार्रवाई बताया है। रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की अपील। क्रीवी रिही पर पहले भी हो चुके हैं रूसी हमले। शहरों में आम नागरिकों पर ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूक्रेन में रूस का हमला और इस बार निशाने पर आया राष्ट्रपति जेलेंस्की का अपना शहर क्रीवी रिही। रूसी ड्रोन ने एक शॉपिंग सेंटर को मलबे में तब्दील कर दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका चीख पुकार से गूंज उठा। हमले में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 120 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले की सबसे खौफनाक तस्वीर वो है जब पहले हमले के बाद लोग मलबे में जिंदगी तलाश रहे थे। बचाव कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे, तभी दूसरा हमला कर दिया गया। यानी एक तरफ मलबे के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ आसमान से बरसती मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है और रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने की अपील की है। क्रीवी रिही पहले भी रूसी हमलों का दर्द झेल चुका है। अप्रैल 2025 में बच्चों के खेल मैदान पर हुए हमले में भी 18 लोगों की जान गई थी। सवाल अब सिर्फ क्रीवी रिही का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कब तक यूक्रेन के शहरों में ड्रोन मौत बनकर मंडराते रहेंगे? कब तक बाजार, शॉपिंग सेंटर और आम नागरिक इस जंग की कीमत चुकाते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, कब थमेगा ये विनाश? और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता विकास सबरोल का। विकास, तो देखिए, एक बार फिर से हमने देखा किस तरह से यूक्रेन को निशाने पर लिया गया है ड्रोन अटैक, और ऐसे में जिस तरह से जेलेंस्की के होम टाउन में अटैक किया गया है, क्या कुछ संदेश? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जंग है यूक्रेन और रूस के बीच, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल कुछ समय पहले तक जो है यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले जो है वो किए गए थे रशिया पर, और 800 के आसपास ड्रोन बैक टू बैक एक हफ्ते में 2 बार भेजे गए, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। तब भी हमने ये बात की थी कि अब ये जो शांति है रशिया की, आने वाले तूफान का संदेश, और वही हुआ। देखिए, आज जो है रशिया ने एक बार फिर जो है यूक्रेन पर हमला किया, और 2 हमले बैक टू बैक पूरे प्लान तरीके से किए, क्योंकि वो जानते थे जब पहला ड्रोन हमला होगा, उसके बाद जब राहत बचाव कार्य शुरू होगा तो ठीक आधे घंटे बाद दूसरा हमला हो जिसमें कई लोग मारे गए। हालांकि मरने वालों की संख्या 130, माफ कीजिएगा, घायलों की संख्या 130 तक पहुंच चुकी है, और ऐसे में वहां पे राहत बचाव कार्य जरूर अभी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले जिस तरह से यूक्रेन हथियार मांगता हुआ नजर आ रहा था, अब वो इसके बनिस्बत अब वो ये कह रहा है कि मेरे पास डिफेंस मैकेनिज्म जो है इतना मजबूत नहीं है, मुझे उसमें भी मदद चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार वो यूक्रेन युद्ध तो लड़ रहा है रशिया से, लेकिन और देशों के दम पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये युद्ध अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि
इसी तरह से जवाबी हमले अगर चलते रहे दोनों तरफ से तो ये तीसरे युद्ध की एक आहट जो है वो सुनाई दे रही है, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप से लेकर नाटो देशों से लेकर और बाकी देशों में भी फैलते इसको समय नहीं लगेगा। लेकिन फिलहाल ये एक प्रहार जो था रशिया की तरफ से यूक्रेन पर वापसी प्रहार किया गया, जो लगातार पिछले हम देखते 15-20 दिन से यूक्रेन भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब रशिया ने एक बार वापसी उस पर की है और अब जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक साउथ कोरिया की माफ कीजिए नॉर्थ कोरिया की काफी ज्यादा मिसाइल्स जो है N-30, N-23, N-24 का बेड़ा भी जो है वो इस समय रशिया के पास है, जो बहुत घातक है। तो ऐसे में यूक्रेन को अब सोच समझ के जो है हमला करना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह के हथियार अब रशिया लेकर बैठा है, आने वाले दिनों में हालात यूक्रेन के लिए और खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में विकास देखिए जिस तरह से 700 से 800 ड्रोन से यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया था रूस पर, और उससे पहले हमने देखा जेलेंस्की किस तरह से एक दायरा बता रहे थे कि इस युद्ध में क्या होना चाहिए क्या नहीं। उन्होंने कहा लॉजिस्टिक्स पर हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही तकरीबन 700 से 800 ड्रोन अटैक होते हैं रूस पर। तो किस तरह की रणनीति के तहत यहाँ पर जेलेंस्की काम कर रहे थे, और अब ऐसा लग रहा है कि वो रणनीति कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दी और यहाँ पर रूस की तरफ से काउंटर किया गया। जी बिल्कुल, देखिए वो एक तरह से जिस तरह से ट्रंप का हम देखते हैं कि ट्रंप के लगातार बयान जो है वो चेंज होते रहते हैं, उसी तरह से अब ज़ेलेंस्की के भी आप देखेंगे बयान इस तरह से चेंज होते रहते हैं। आप देखिए, आप पहले 800 के आसपास ड्रोन जब आप रशिया पर फेंकते हैं तब वो किसी तरह से वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, परमाणु संयंत्र के पास करते हैं, बिजली संयंत्र के पास हमला करते हैं, बस स्टैंड वहाँ पर एक होता है जिसमें लोग मारे जाते हैं निर्दोष, तब वो आतंकवादी हमला नहीं है। लेकिन जब रशिया आप पर वापस हमला करता है तो वो आतंकवादी हमला हो जाता है। तो ऐसे में जब आप कुछ इस तरह से हमले अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे देश को भी रिटेलिएट करने का पूरा हक है, और वही रशिया की तरफ से किया गया। हमने पहले देखा ये जो युद्ध था ये सिर्फ ग्राउंड लेवल तक सीमित था, छोटे मोटे हल्के फुल्के ड्रोन्स यूज किए जा रहे थे, लेकिन अब ड्रोन्स की संख्या बढ़ चुकी है, मिसाइल्स की संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन जिस तरह का सामान रशिया के पास है और जिस तरह से रशिया एक महाशक्ति है, ऐसे में यूक्रेन के लिए आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। अगर नाटो या यूरोपियन देश या यूएस ने कहीं अपने हाथ पीछे खींची है तो यूक्रेन के लिए भारी मुसीबत का सामना हो सकता है। बिल्कुल, और अब यूक्रेन की तरफ से फिर से पलटवार किया जाएगा और ऐसे ये जंग बरकरार रहेगी। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए विकास। तो देखिए जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आई, कहीं ना कहीं चिंता स्थिति अब इसको लेकर बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर लगातार बारिश से योगी सरकार अलर्ट पर है। तो आज शाम 6 बजे करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव, डीजीपी और राहत आयुक्त रहेंगे मौजूद। सभी डीएम, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। बाढ़ राहत और जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रगति पर फोकस किया जाएगा। सीएम अधिकारियों को दे सकते हैं जरूरी दिशा निर्देश। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक, लगातार बारिश से योगी सरकार अलर्ट पर है और आज शाम 6 बजे समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और राहत आयुक्त मौजूद रहेंगे। सभी डीएम, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। तो बाढ़ राहत और जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रगति पर फोकस किया जाएगा। सीएम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो लगातार बारिश और बिगड़ते हालात के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी की इस बैठक में कानून व्यवस्था से लेकर बाढ़ की स्थिति, बिजली आपूर्ति और विकास कार्यों की प्रगति तक की समीक्षा होगी। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, राहत आयुक्त समेत शासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जमीनी हालात का फीडबैक लेंगे, बाढ़ राहत की तैयारियां और बिजली व्यवस्था की जानकारी लेंगे। साथ ही विकास योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से जवाब तलब कर जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बैठक को लेकर और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से कई शहरों में जो जल निकासी की व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, एक ताज़ा मामला भी प्रयागराज का है। वहाँ के पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी ने जिस तरह से सोशल मीडिया पे लिखा है ये हालात कभी नहीं हुए थे। उसके बाद वहाँ पे जो नगर आयुक्त हैं उस तमाम अफसरों को दिशा निर्देश दिया गया कि किस कारण से आखिर में वहाँ इतना जल भराव हुआ कि शहर में पानी लग गया, जबकि बारिश की स्थिति ये भी नहीं, गंगा भी उस स्तर पे आई भी नहीं है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाए। ऐसे में नगर विकास विभाग के जो है चेताया गया और अब प्रमुख सचिव नगर विकास को बुलाया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और जितने भी
नगर आयुक्त प्रदेश में है, सभी नगर निगमों के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक के लिए जोड़ा जाएगा और उनसे बात की जाएगी और उसके निदान पे भी बात की जाएगी। वहीं PWD यानी लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया गया है, सिंचाई विभाग को शामिल किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण आगामी त्यौहार को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग यानी गृह विभाग भी इसमें शामिल है। इस समीक्षा बैठक में स्थिति कानून व्यवस्था किस स्थिति में है, अपराध को लेकर तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी और उसकी समीक्षा की जाएगी और कैसे आगे काम करना है उस पर भी बात की जाएगी। अब वहीं बात पशुधन विभाग की हो या बिजली विभाग की हो, नगर विकास की भी बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी है, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिवों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बुलाया गया। वह भी जिले में जो DIOS हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक है BSc, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से DM के कार्यालय में जरूर सब जुड़ेंगे और जो बैठक होगी वो सभी अधिकारियों को 15 मिनट पहले आने के लिए कह दिया गया है और इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश की एक कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा और सिंचाई विभाग, नगर विकास, कई विभागों को जिसमें परिवहन भी शामिल किया गया है, इन सब के अधिकारियों से सीधा रूबरू होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जिले की प्रगति रिपोर्ट भी देखेंगे और कहाँ क्या समस्या है उसको कैसे निदान किया जा रहा है उस पर भी बात की जाएगी। बिल्कुल। और कौशलेंद्र, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, जो यहाँ मुख्यालय से अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक DGP मौजूद रहेंगे, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग रहेंगे, प्रमुख सचिव जो PWD हैं उनको शामिल किया गया है, नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी बुलाया गया है, पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव को भी बुलाया गया है और जो तमाम विभाग जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और सुविधाएं हैं उनको, उन अफसरों को बुलाया गया है क्योंकि ये सब की मॉनिटरिंग यहाँ से जो की जा रही है उनकी भी प्रगति दी जाएगी, आखिर में जिले में क्या व्यवस्था की गई है। सो जो अभी आप स्कूलों को देख लिए, बेसिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग को जो जेनअल्फा जो प्रदर्शन छात्रों का रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक और BSc स्कूलों में जाएं, जो समस्या है छात्रों की उसको तत्काल दूर करें, उसके लिए की समीक्षा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से सभी अफसरों को जोड़ने के लिए कहा गया है। बिल्कुल कौशलेंद्र, और जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है जेनअल्फा को लेकर भी कहीं ना कहीं ये भी चिंता की बात है कि स्कूल उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अगर मौसम की बात करें तो मौसम की मार भी उत्तर प्रदेश के किसानों पर पड़ रही है। भारी बारिश के चलते कई जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में क्या माना जाए कि किसानों को क्या भारी बारिश के चलते नुकसान हुआ है और इतना नुकसान हुआ है कि अब इसका आकलन किया जा रहा है, सर्वे कराया जाएगा? जी बिल्कुल, राहत आयुक्त को इसीलिए बुलाया गया है कि वो जिले के हर रिपोर्ट मंगवाएं और उनसे बात करें, वहां किसानों का क्या नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, उसकी समीक्षा कैसे की जाती है, या स्थलीय निरीक्षण किन अधिकारियों का करवाया जाएगा, नोडल अफसर तैनात किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, और जो ग्रामीण इलाके जो नदी के किनारे बसे जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरों की स्थिति क्या है, वहाँ पे क्या नुकसान हुआ, उनकी भरपाई कैसे की जाए, उसका भी स्तरीय निरीक्षण किस नोडल अफसर से करवाया जा रहा है, ये पूरी रिपोर्ट राहत आयोग से मांगी जाएगी। सिंचाई विभाग को बुलाया गया है, किसानों को जहाँ पे कम वर्षा हुई है उनकी सिंचाई व्यवस्था क्या हुई है, उनके किसानों को जो राहत देने वाली बात कही गई थी वो मिल रही है कि नहीं मिल गई, इसलिए सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाया गया है। इन सब चीज़ों को किसान, युवा और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कह सकते हैं करीब 3.5-4 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगी, जिसमें पता चलेगा कि प्रदेश की स्थिति क्या है। जी कौशलेंद्र, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बैठक होनी है 6 बजे और तमाम मुद्दों पर चर्चा आज होनी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी के भाई पर ED के केस को लेकर अब डिप्टी CM का पहला रिएक्शन सामने आया है। विजय चौधरी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद सुरिंदर चौधरी ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। डिप्टी CM ने अपने भाई का बचाव करते हुए कहा कि उनके भाई ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वहीं विजय चौधरी पर लगाए गए मौजूदा आरोपों पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सुरिंदर चौधरी ने कहा जिन्होंने ये सब किया है वो लोग और हैं, यानी भाई पर ED की कार्रवाई के बाद डिप्टी CM ने सीधे तौर पर आरोपों पर कोई टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन अपने भाई के आतंकवाद के खिलाफ योगदान का जिक्र जरूर किया। अब इस पूरे मामले में ED की कार्रवाई और डिप्टी CM के इस बयान को लेकर सियासी हलचल बढ़ सकती है।
इस समय डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी मौजूद हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल का मुआयना करने आए थे, ठीक यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो जो है इस एरिया का दौरा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक आज खबर आई है जिसमें बताया गया कि उनके ब्रदर जो है इंस्पेक्टर विजय चौधरी, उनको जो है ईडी ने समन किया है पीएमएलए में, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और उसको लेकर उनको बुक किया गया है। हालांकि उनको लेकर एफआईआर जो है वो पहले जो है उस पर दर्ज की जा चुकी थी और उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इनसे बात करके हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कितना इनका क्या कहना है। हालांकि अभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे एक बार बात करके जानेंगे। और फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं हॉस्पिटल में और अभी इनसे बात करके एक बार बात करना चाहेंगे तो फिर बड़ी मुंह खोलूंगा तो बड़े दूर तक सुई हिलेगी। मैं नहीं चाहता मैं उससे विशफल उमर साहब और फारूक साहब का प्रोवोकेटिव है, जो वो करेंगे, कैसे करेंगे, किसको रखेंगे, उनका फैसला। एक बार सर जानना चाहेंगे कि आपके ब्रदर को लेकर जिस तरह से उन पर बुक किया गया है, मैंने कह दिया, मैंने इस पे कुछ नहीं बोलना चाहता, ना मुझे जरूरत है, ना हम चोर हैं। जो चोर हैं कहीं और हैं, तो इसलिए हमें कोई नहीं। मेरा भाई उग्रवाद के खिलाफ लड़ा हुआ है, मुझे फक्र है अपने भाई पे। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके भाई जो है वो उग्रवाद के लिए लड़े थे, लेकिन अब उन पर जो केस है वो किया गया और इस बारे में वो फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहते। कैमरामैन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।